हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। अंजलि, प्रिया, अंजेश, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या बात है अनुराग। आई विश कि आप सक्सेस भी हो और बहुत मेहनत करें आप। ठीक है, बिल्कुल सुमित। आज हम बात करेंगे कृष्णा। बिल्कुल, बिल्कुल नज़मा, हम आंसर राइटिंग पे बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज। KGS यूजर हम टॉपिक वाइज ही पढ़ रहे हैं। हाँ, मैं आपको चैप्टर का नाम लेकिन बता दे रहा हूँ कि मैं किस क्लास की एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। जैसे अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। जो पुरानी एनसीईआरटी है दोस्तों, तो 11th क्लास की अगर आप पुरानी एनसीईआरटी देखेंगे तो उसमें ये टॉपिक दिया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो वहाँ से अगर आप कवर कर लेंगे तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। जैसे अगला चैप्टर जो हमें पढ़ना है वैदिक सभ्यता, तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूं कि वो भी हमारा ओल्ड एनसीईआरटी से है। जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें वैदिक सभ्यता करके, वैदिक युग करके एक अध्याय है, वहां से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं चैप्टर का नाम आपको पहले बता दे रहा हूँ और फिर हम उसको एक टॉपिक बना के पढ़ रहे हैं दोस्त। बताइए क्या बात पूछना है। तबीयत थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रही है, थैंक यू यार गुलशन। एग्ज़ाम 27 में। पहले आप यूपीएससी की तैयारी कीजिए, मुख्य तैयारी। बहुत बढ़िया। देखिए, अभी मैं इस पे आने ही वाला हूँ। रोशन ने आंसर लिखा है और भी लोगों ने आंसर लिखा होगा, हम इस पर भी आएंगे। बिल्कुल पढ़ाया जाएगा मोहित। जो रिलेवेंट चैप्टर है वो सारे चैप्टर कवर होंगे। ठीक है, वो भी कवर होंगे। ओके, ठीक है, आप पूछिए ना। आप बिल्कुल कर सकते हैं। पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कर लीजिए, फिर वो बैच ले लीजिए आप। नहीं, खालिस्तान विवाद इस क्लास का विषय नहीं है ना, तो उसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे बीच के बीच। आप बताइए तो क्या पूछना है एस बाबू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन तो निश्चित तौर पर होगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता तो नाली इतनी साफ नहीं होती, रोड पर लैंप नहीं लगे होते, रोड व्यवस्थित नहीं होती, तो एक बहुत अच्छा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो था। लेकिन चूंकि हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, रिटन एविडेंस नहीं है, तो हम ये बात कॉन्क्रीट तरीके से नहीं कह सकते। अभी तो बंजर है पूरा इलाका। ठीक, चलिए। करण सर बहुत जल्दी शुरू करेंगे बाबू। चलो, तो आई थिंक अब शुरू कर सकते हैं। बिना बुक के पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं है। आप क्लासेस अटेंड कर लो, इतने में काम हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़े। तो देखो, आज की क्लास में हमें दो तीन बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी है। एक तो हमें अर्थव्यवस्था की बात करनी है, एक तो हमें इकोनॉमी को डिस्कस करना है, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की। अर्थव्यवस्था पढ़ने के बाद हमें थोड़ी सी चर्चा समाज के बारे में करनी है। थोड़ी सी बातें फिर हमें पतन के बारे में करनी है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले जो हमने कल पढ़ा था, एक बार हम उसे क्विकली रिवाइज करेंगे। और फिर हमने आपको एक प्रश्न लिखने के लिए दिया था, उसका उत्तर आपने लिखा है या नहीं, हम इस पर बात करेंगे। और आपको उत्तर किस तरह लिखना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। तो देखिए दोस्तों, कल हमने मूल रूप से जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके नगर नियोजन के बारे में बात की थी। हमने इसके टाउन प्लानिंग को डिस्कस किया था। हमने जाना था, हमने इसे कुछ भागों में बांट दिया था। एक, हमने इसमें सामान्य परिचय कि आखिर सामान्य विशेषताएं क्या हैं, जनरल इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फिर हमने थोड़ी सड़क की बात की थी कि सड़कें किस तरह से बनाई गई थी। हमने कुछ चर्चा यहाँ पर जो नालियाँ बनाई गई थी,
तो नालियों के बारे में भी चर्चा की थी, अर्थात ड्रेनेज के बारे में हमने चर्चा कर रखी थी। फिर हमने कुछ चर्चा घर अर्थात इमारतों के बारे में की थी कि घर आखिर किस तरह बनाए गए थे। ठीक है, यही सारी बातें हैं। ओके, अब इसमें अगर देखें तो सामान्य परिचय में हमने पढ़ा था कि देखिए जितने भी शहर हैं वो ग्रिड प्रणाली पर बनाए गए थे। शहर किस पर बनाए गए थे? ग्रिड प्रणाली पर बनाए गए थे, ग्रिड सिस्टम पर बनाए गए थे। ग्रिड का अर्थ क्या है कि इस तरह से सड़कें हुआ करती थी। इस तरह से तो ये ग्रिड बन जाता था, ग्रिड प्रणाली पर थी। दूसरा, ये एक शहरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन थी। तीसरा, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। हम हमेशा कैसी ईंटों का इस्तेमाल हुआ है? पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। हमें यहाँ पर एक विशाल अन्नागार देखने के लिए मिलता है, अर्थात ग्रीनरी देखने के लिए मिलती है। एक विशाल स्नानागार भी हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक। फिर सड़कों की हम बात करें तो सड़क भी पकी हुई ईंटों की बनी हुई है, पकी हुई ईंट की सड़क बनी हुई है। सड़कों पर आपको डस्टबिन देखने के लिए मिलते हैं और साथ ही साथ में आपको लैंप पॉट अर्थात दिए जलाने की जगह या रोशनी करने के लिए कुछ जगह दी गई है। नालियों की अगर हम बात करें तो सबसे सुव्यवस्थित, बहुत ही सुव्यवस्थित है, बहुत ही अरेंज्ड है पूरा ड्रेनेज सिस्टम। नालियां घर में, घर से छोटी नाली और फिर मुख्य नाली। ठीक है, हाउस, हाउस से सब ड्रेनेज और सब ड्रेनेज से मेन ड्रेनेज की ओर कनेक्ट होती है। हमने ये भी देखा था कि नालियां ढकी हुई हैं और सिर्फ ढकी हुई नहीं है, इसमें मैन होल की व्यवस्था भी है, अर्थात नालियों की सफाई भी की जाती थी। फिर हमने घर की बात की तो घर जो है वो अधिकांश घर या तो आयताकार हैं या फिर वर्गाकार हैं। ठीक है, या तो घर रेक्टेंगुलर शेप में है या तो स्क्वायर शेप में है। दूसरा, 2 मंजिल तक के घर हमें देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, और शहर 2 भागों में बटा हुआ था, एक होता था पश्चिम, एक होता था पूर्व। माना जाता है कि जो पश्चिमी इलाका है ये दुर्गीकृत था, अर्थात ये एक सिटेडल था, ये एक सिटेडल था जिसके चारों ओर दीवारें होती थी और यहाँ उच्च वर्ग का निवास था, अपर सेक्शन। और जो ईस्टर्न इलाका है वो निम्न क्षेत्र था जहां पर सामान्य लोग रहते थे। तो ये हमने कुल कुछ बेसिक बातों की चर्चा की थी कि आखिर नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार का था। फिर मैंने आपको एक सवाल दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पर एक लेख लिखें, टिप्पणी लिखें, इसकी विशेषता बताएं। ये मैंने आपको प्रश्न दिया था। तो मेरा पहला जवाब, मैं मॉडल आंसर डिस्कस करूं इससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने जवाब लिखा है ईमानदारी से। देखो, सही लिखा, गलत लिखा, अच्छा लिखा, बुरा लिखा, ये बात की बात है। ठीक है, गाड़ी चलाई, पहला प्रश्न तो यही है। गाड़ी से गिर गए, गाड़ी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, ये अलग बात है। ईमानदारी से बताओ कितने लोगों ने लिखा है। जितने लोगों ने लिखा है मैं आपको मान के चल रहा हूं दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि सर ये कौन सी बड़ी बात है, पर फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एग्जाम की, आप उस रेस में कम से कम 20 से 30% आगे हो चुके हैं सिर्फ एक आंसर लिखने से। मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, 3-4 साल हो गए। मैं टेंडेंसी जानता हूँ लोगों की, नहीं लिखते लोग आंसर। और कितना भी अच्छा नॉलेज आपके अंदर हो, नॉलेज को प्रेजेंट करना एक बिल्कुल अलग चीज होती है। ज्ञान होना और ज्ञान का वर्णन करना दो अलग बातें हैं। तो जितने लोगों ने आंसर राइटिंग की है मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जितने लोगों ने नहीं की है, पहला कदम है, अभी से गलतियां मत करो, लिखना शुरू करो। मैं हर दिन आपको एक आंसर देने वाला हूँ, हर दिन मैं आपको एक प्रश्न दूंगा, आप उत्तर लिख करके आओगे। ठीक है, तो शुरू करें फिर। आइए अब जरा देख लेते हैं कैसे लिखा है। प्रश्न क्या था, जवाब कैसे लिखना था, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। देखो, जब भी कोई आप उत्तर लिखते हो तो पहले अभी मैं आपको बेसिक आंसर राइटिंग बता रहा हूं, अभी हम एडवांस की चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री लेवल की। तो किसी भी आंसर में 3 चीजें होती हैं। एक तो इसमें
इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा इसमें मेन बॉडी होती है, और तीसरा जो इसमें तरीका होता है वो होता है कॉन्क्लूजन। ये 3 चीजें होती हैं। ठीक, देखो दोस्तों, आंसर राइटिंग में हमें ये लगता है, जो हमारी सोच है, स्पेशली हिंदी मीडियम में जो हमारी सोच होती है, हमें ये लगता है कि हमें पूरा आंसर पैराग्राफ में लिखना चाहिए। यही सोच आती है दिमाग में कि चूंकि किताबें पैराग्राफ में होती हैं तो पूरा आंसर पैराग्राफ में लिखना चाहिए। गलत सोच है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी सोच, सर हमें पूरा आंसर पॉइंट बना करके लिखना चाहिए। ये भी गलत सोच है। ठीक है, सर हमें तो टेबल बना करके लिखना चाहिए। अगेन मैं कहूंगा ये भी गलत सोच है। सर हमें चित्र बनाना चाहिए, ग्राफ बनाना चाहिए, सन डायग्राम बनाना चाहिए। ये भी गलत सोच है। तो क्या करें सर, लिखना छोड़ दें? नहीं, सही तरीका आंसर लिखने का है कि आपको समझना होगा कि किस प्रश्न की रिक्वायरमेंट क्या है। एक अच्छे आंसर में पॉइंट भी होता है, पैराग्राफ भी होता है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो उसमें टेबल भी बनाई जाती है। अब ये धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और धीरे धीरे करके आपको समझना होगा कि ग्राफ, ग्राफ का मतलब क्या है, सॉरी डायग्राम, डायग्राम का मतलब क्या है। जैसे आपने ये डायग्राम बना दिया इस तरह से, एक आपने ये डायग्राम बना दिया इस तरह से। इन डायग्राम्स का प्रयोग करते आना चाहिए आंसर, तभी आपका आंसर प्रेजेंटेबल दिखेगा। ये एक बेसिक बात मैंने आपको बताई। अब हम एक एक मसले पर चर्चा करेंगे कि इंट्रो कैसे लिखना है, बॉडी कैसे बनाना है, और कंक्लूजन कैसे लिखना है। देखो, पहला जो है कि सर हम इंट्रो कैसे लिखेंगे, किसी भी चीज का हम इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करेंगे। तो इंट्रो का अर्थ क्या होता है? अगर मैंने आपसे कहा कि आप अपना परिचय दीजिए, तो आपके परिचय का मतलब यह है कि आप अपने बारे में सबसे मूलभूत जानकारी देंगे, सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे। और आपकी सबसे मूलभूत जानकारी क्या है? तो आपकी सबसे मूलभूत जानकारी है कि आप बताएंगे सर मेरा नाम ये है, मेरा व्यवसाय ये है, और मैं फला फला जगह पर रहता हूँ। यही मुझे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, और तो मुझे आपकी बहुत विशेष जानकारी नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बेसिक जानकारी आपके बारे में यही है कि आप क्या हैं, मतलब आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, और आप कहाँ रहते हैं। तो इसी तरह हर टॉपिक का एक बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें आप उसके मूल को समझाते हैं। अब हमारे प्रश्न को लेते हैं। हमारा प्रश्न है, दिमाग में प्रश्न रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन को समझाइए। एक्सप्लेन द टाउन प्लानिंग इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंट्रो में आप क्या लिखेंगे? चलो पहले मैं आपसे पूछता हूं, फिर मैं जवाब दूंगा। आप क्या लिखेंगे परिचय में, किसके बारे में लिखेंगे? चलो कमेंट करके जवाब दो। आप क्या लिख रहे होंगे इंट्रो में दोस्तों, बताइए। क्यों, क्या लिखेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। शफाकत का जवाब आया कि सर हम लिखेंगे कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है। बहुत बढ़िया, नहीं उन्हें जानकारी नहीं थी लोहे की। ठीक है, वेरी गुड। तो सर हमें परिचय में क्या लिखना है? हमें परिचय में लिखना है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसे जोड़ देना है इसकी टाउन प्लानिंग से, क्योंकि कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना, आगे बढ़ना है तो कनेक्ट तो आपको करना पड़ेगा। तो अब आपके पास कीवर्ड क्या क्या थे जो हमने आपको बताए थे? तो याद करो, हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको क्या बताया था? हमने कहा था कि यह भारत की भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। एक शब्द हमने आपको यह बताया था। अब देखो दोस्तों कैसे आपको लिखना है। एक हमने कीवर्ड बताया था, इंडियाज ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। दूसरा हमने क्या बताया था कि यह विश्व की पहली शहरी सभ्यता थी। इट वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये हमने डिस्कस किया था कि दुनिया की पहली शहरी सभ्यता थी। तीसरा हमने क्या डिस्कस किया था कि यह पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। हमने इस बात की भी चर्चा की थी। ओके, और अगर हम समय की बात करें तो लगभग लगभग 4000 साल पुरानी सभ्यता। ये हमने
परिचय में कुछ बातें लिखी थी। आई विश आपको याद होगा। ये सबसे बेसिक बातें हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने लिखी थी। हमने और भी लिखा था कि इसकी खोज जो है वो दयाराम साहनी, नहीं वो सब नहीं आता है। आप यूपीएससी का आंसर लिख रहे हैं, पहले बेसिक चीजों को कवर कीजिए। अब आपके पास ये कीवर्ड है, इन कीवर्ड को जोड़ के सबसे पहले आपने, ये कॉपी है, ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी कॉपी का पेज है, तो इन कीवर्ड को जोड़ के यहां से आप इंट्रोडक्शन लिखना शुरू करेंगे। अब अगर मैं होता तो मैं इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन शुरू करता कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी, जिसका विकास पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में लगभग 13 वर्ग लाख किलोमीटर के क्षेत्र में था। ठीक है, यह सभ्यता लगभग 4000 साल पुरानी सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, ये मैंने एक इंट्रो लिख दिया। ये मैंने क्या लिख दिया, एक इंट्रो लिख दिया। इन चीजों को लिखा और इसको मैंने किससे जोड़ दिया, मैंने कनेक्ट कर दिया नगर नियोजन से। क्यों? क्योंकि मेरा टॉपिक नगर नियोजन है। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती आंसर राइटिंग। कई बार मैं बहुत सारे वीडियोस देखता हूं, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड आंसर राइटिंग बताते हैं, ऐसा नहीं है। आंसर राइटिंग का मतलब है आपका बेसिक उसमें कवर होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आंसर में ये नहीं होता कि आपने कितना अच्छा आंसर लिखा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने समय पर पेपर खत्म किया है या नहीं किया है। जब आप सुनते हो ना कि बहुत सारे पहलुओं को जोड़ लो, नहीं ऐसा आंसर होना चाहिए, दार्शनिक होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, ये सब नहीं, इतना कुछ नहीं। बेसिक आंसर लिखो, कोशिश करो कि शब्द सीमा में हो और कोशिश करो कि समय पर खत्म हो। अगर पेपर ही पूरा नहीं कर पाए तो आंसर लिखने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रो बनेगा कि भैया यह विश्व की पहली शहरी सभ्यता, इस तरह से आपने एक परिचय तैयार कर। तो अब जब भी आपको इंट्रो लिखना है किसी भी चीज का, पहले कीवर्ड लिखो। जैसे जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, कोई भी विषय जब मैं पढ़ाता हूँ पीएससीज में, तो पहले मैं लोगों को कीवर्ड लिखवाता हूँ कि देखो ये कीवर्ड है। अब इन कीवर्ड्स को जोड़ के आपने इंट्रो तैयार कर। समझ में आया? बताओ जल्दी से, मेरी ये बात समझ में आई? अब कोई भी विषय उठा लो, आज उठा लेना जो विषय आपने पढ़ा हो, घर जाना एक विषय उठा लेना कि चलो अपने बारे में लिखते हैं, अपनी कॉलोनी के बारे में लिखते हैं। तो पहले कॉलोनी के बारे में 4 कीवर्ड निकालना, फिर उन 4 कीवर्ड को भाषा में पिरोने की कोशिश करना, उनको लैंग्वेज में जमाने की कोशिश करना। ये आपका पहला काम होगा जिससे आप इंट्रो लिखेंगे। ये मैं हिस्ट्री की आंसर राइटिंग बता रहा हूँ। इकोनॉमी में थोड़ा चेंज होता है क्योंकि उसमें आपको डेटा भी यूज करना पड़ता है, पर हिस्ट्री में बहुत बेसिक आंसर राइटिंग है, बहुत मुश्किल नहीं है। बताओ मेरी ये बात समझ में आई आपको? क्या मेरी ये बात समझ में आई कि इंट्रो आप कैसे लिखेंगे? आर वी क्लियर ऑन दिस? बताइए एक बार मुझे, क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? ये है सर्वेक्षण किसने की? कोई बात नहीं, अगर वो लिखा है रुचि तो कोई बात नहीं, वो भी गलत जानकारी नहीं है। ठीक है, पर ये होना चाहिए, ये होना। हाँ, इंग्लिश में बता दे रहा हूँ मैं आपको, इंग्लिश में थोड़ा बता दो। हम सॉरी इंग्लिश में बताना भूल गया। इंग्लिश में हम ऐसे शुरू करते हैं, इंडस वैली is the oldest urban civilization of the world, which was situated around 13 lakh square kilometer of western India and the eastern Pakistan. The civilization is known, the civilization is famous for its urban planning. ये मेरा क्या बनता, एक इंट्रोडक्शन बनता। ठीक है, चलो अब परिचय वाली चीज तो हो गई सर, हमने इतना लिख दिया। अब हमें नगर नियोजन के बारे में लिखना है, हमें टाउन प्लानिंग के बारे में लिखना है। अब मेन बॉडी पर आप आ रहे हैं, तो नगर नियोजन में पहले आप यहाँ पर मेन बॉडी में जब आ रहे हैं तो आप पहले प्लान करो कि आप किस तरह से लिखने वाले हो। तो हमने कैसे पढ़ी है टाउन प्लानिंग? हमने सर इस तरह पढ़ी है टाउन प्लानिंग। आपने हमें 4 पॉइंट में बताया। एक तो आपने बताई थी सामान्य विशेषताएं, एक फिर आपने जल निकासी व्यवस्था के बारे में बताया था, अर्थात ड्रेनेज के बारे में बताया था। एक फिर सर आपने हमें सड़कों के बारे में बताया था, रोड्स के बारे में बताया था, और एक आपने चर्चा की थी इमारत के बारे में। तो अगर आप इस तरह से उत्तर लिखने जा रहे हैं, इस तरह से आप उत्तर लिखने जा रहे हैं, तो आपने क्या किया है, आपने ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन में ये हिंट दे दी है कि आप नगर नियोजन की बात करेंगे, तो अब अलग से कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है।
पहले आप क्या करो, अपनी कॉपी में यहां पर अब एक डायग्राम बनाओ, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन, और यहां पे 4 भागों में बांट दो। सामान्य विशेषताएं, जल निकासी व्यवस्था, सड़क, इमारत। इंग्लिश में रिपीट करूंगा। यहां पर आप एक चित्र बनाओ और इस चित्र में सबसे पहले ऊपर लिखो टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसमें ये 4 हिस्से बांट दो। लिखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ड्रेनेज सिस्टम, रोड एंड बिल्डिंग्स। लिखा। अब एक एक के बारे में लिखना शुरू करो। जैसे सबसे पहले आपने यहां लिख दिया, पहला टॉपिक आपने बनाया सामान्य विशेषताएं, बनाया आपने टॉपिक और इस तरह से कुछ पॉइंट लिख दिया, 3-4 पॉइंट मेंशन कर दिए। अब सामान्य विशेषताओं में हमने क्या बताया था आपको, तो हमने बताया था आपको कि भैया ये ग्रिड प्रणाली पर बना हुआ है। कैसा है, ग्रिड प्रणाली पर बनी हुई है। दूसरा हमने क्या बताया था कि पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा हमने क्या बताया था कि शहर 2 भागों में बटे हुए हैं। जो पश्चिमी भाग है वो दुर्गीकृत है, अर्थात वो सिटेडल है, वहां शायद उच्च वर्ग के लोग रहते थे। और जो पूर्वी भाग है वो निम्न भाग है और वहां शायद सामान्य लोगों का निवास था। ये सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आपको बताई। चौथा पॉइंट आप इसी में लिख सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो से एक विशाल स्नानागार और एक विशाल अन्नागार मिला है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से हमें एक ग्रेट बाथ मिला है और एक बहुत बड़ी ग्रेनरी मिली है, विच इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये मान के चलूंगा कि इतना करने के बाद आपका एक पेज लगभग समाप्त हो जाएगा। अब जैसे ही आप दूसरे पेज पर आए, दिस इज योर सेकेंड पेज, और यहां पर फिर आपने लिखा जल निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज के बारे में। तो बताया कि नालियां बहुत सुव्यवस्थित थी, जल निकासी व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित थी, ड्रेनेज वॉज वेरी सोफेस्टिकेटेड, बहुत सोफेस्टिकेटेड ड्रेनेज देखने के लिए मिला है। नालियां पहले ऐसा लिखेंगे कि जल निकासी व्यवस्था घरों से छोटी नालियों तक जाती थी और छोटी नालियां मुख्य नालियों में जुड़ी हुई थी। द ड्रेनेज स्टार्टिंग फ्रॉम द हाउसेस कनेक्टिंग टू सब ड्रेनेज विच अल्टीमेटली कनेक्ट्स टू द मेन ड्रेनेज। फिर तीसरा पॉइंट, नालियां ढकी हुई थी और इनकी सफाई के लिए इसमें मैन होल बने हुए थे। ड्रेनेज वर कवर्ड एंड देयर वर मेन होल्स दस टू क्लीन द ड्रेनेज। ओके, फिर आप सड़क पर आ जाएंगे। सड़क लिखेंगे, पकी हुई ईंटों से सड़कें बनाई गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। सड़कों पर डस्टबिन थे और लाइट की व्यवस्था भी की गई थी या लैंप की व्यवस्था भी की गई थी। फिर थोड़ा सा इमारत के बारे में 1-2 पॉइंट लिख देंगे, बता देंगे कि घर पकी हुई ईंटों के बने होते थे, और फिर इसमें लिखेंगे कि कई आयताकार या वर्गाकार घर होते थे। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि जो घर हैं उसमें 2 मंजिल के घर भी देखने के लिए मिलते हैं, हमें डबल स्टोरी के हाउसेस भी देखने के लिए मिलते हैं। ये आपका बन गया कंटेंट। अब आपको चाहिए एक अच्छा कंक्लूजन। देखो, कंक्लूजन के बारे में एक बात समझो, दिमाग में एक बात फिट करो कि कंक्लूजन का अर्थ कभी ये नहीं होता कि जो आपने लिखा है उसी को आपने शॉर्ट करके लिख दिया। हम क्या समझते हैं, हमारे हिसाब से कंक्लूजन ये है कि सर हमने लिखा और आखिरी में क्या किया कि इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में अच्छी सड़कें थीं, सिंधु घाटी सभ्यता में अच्छी नालियां थीं, सिंधु घाटी सभ्यता में 2-2 मंजिल के घर थे और ग्रिड प्रणाली पर बना हुआ था। तो क्या ये कंक्लूजन है? क्या इसे कंक्लूजन बोलेंगे या समरी बोलेंगे? कमेंट करके जवाब दो। आप इसे कंक्लूजन बोलोगे या समरी बोलोगे? तो जवाब होगा कि सर ये कंक्लूजन थोड़े ना है, ये तो एक समरी हो गई सर। दिस इज नॉट कंक्लूजन, दिस इज समरी। तो क्या समरी पर आपको नंबर मिलेंगे? नहीं। कंक्लूजन इज ऑलवेज अबाउट द इंपॉर्टेंस और फ्यूचर। जो हमेशा आप उपसंहार लिखते हैं, या तो वो उस विषय के महत्व को दिखाता है या दिखाता है कि इस घटना का प्रभाव आगे की घटनाओं पर क्या पड़ा।
हमेशा कंक्लूजन फ्यूचरिस्टिक होता है, हमेशा कंक्लूजन प्रभाव को दिखाता है, इम्पैक्ट को दिखाता है कि किसी भी चीज का प्रभाव क्या है। महात्मा गांधी के बारे में अगर आप कभी भी कंक्लूड करेंगे तो महात्मा गांधी का प्रभाव आज हमें भारत के जनमानस पर और भारत के संविधान पर साफ तौर पर देखने के लिए मिलता है। वो उनका इम्पैक्ट है, द इम्पैक्ट ऑफ महात्मा गांधी, है ना। इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कंक्लूजन देंगे तो आप सोचना पड़ेगा आपको कि आखिर इंडस वैली का इम्पैक्ट क्या हुआ, इंडस वैली का इम्पैक्ट क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का इम्पैक्ट क्या है। तो आप देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन की से आज हम जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो हमारे शहर हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा धर्म है, इस पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव साफ तौर पर देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल के लिए जो नाली बनाने का ये सिस्टम है ये आगे भी कंटिन्यू रहा, आगे भी हमें ये चीज़ दिखाई दी। साफ सफाई का जो कल्चर है जो वैदिक सभ्यता में हमें दिखाई दिया और अल्टीमेटली वैदिक सभ्यता से वो आज के भारत तक पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत शायद सिंधु घाटी से हुई होगी, है ना। फिर जब हम कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा का जो कल्चर है, तो कहा गया है कि यहाँ पर एक मोहर मिली है, पशुपतिनाथ की एक मोहर मिली है, पशुपतिनाथ का एक सील मिला है जिसमें एक व्यक्ति है जो योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके आसपास जानवर हैं। तो कहा जाता है कि शायद ये आदि शिव थे, शायद ये प्रोटो शिव थे, शिव का आद्य रूप थे वो पशुपति। वहां से हो सकता है कि भगवान शिव का कंसेप्ट आया हो। आज भारत में हम मातृ पूजा या देवी पूजा करते हैं, तो देवी पूजा के लिए हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिली हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें देवी पूजा के साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ एक मूर्तियां बहुत बड़ी मात्रा में मिली हैं जिसे उर्वरा देवी की मूर्ति कहा जाता है, गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कहा जाता है। तो पृथ्वी की शायद पूजा का कंसेप्ट, नेचर की वर्शिप का कंसेप्ट वो शायद सिंधु घाटी से ही आया होगा। लेकिन हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है नगर नियोजन को। ये सर नगर नियोजन वाला टॉपिक है, तो हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? चलिए तो इसको दोनों कनेक्ट करके लिखेंगे। तो पहले आप इस तरह से लिखेंगे कि इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता निश्चित तौर पर विश्व की सबसे विकसित शहरी सभ्यता थी, जिसके शहरों का प्रभाव वर्तमान में भी भारतीय और विश्व की संस्कृति पर देखा जा सकता है। नालियों जल निकासी व्यवस्था, ग्रिड प्रणाली की व्यवस्था आज भी उतनी ही उल्लेखनीय है। इस तरह से आपका जवाब खत्म हो, ठीक है। ये आपने क्या बता दिया? एक कंक्लूजन बता दिया, आपने इम्पैक्ट बता दिया कि आखिर नगर नियोजन का प्रभाव क्या हुआ है। तो इस तरह से आपको यह जवाब लिखना था। ये एक तरीका होता आंसर लिखने का। अभी और भी प्रश्न लिखना है। आज पहली कोशिश की है आपने, कल दूसरी कोशिश करेंगे, तीसरी कोशिश करेंगे। हर दिन मैं आपको एक सवाल दूंगा, लेकिन दोस्तों हर दिन मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा, 2-3 दिन में इतना डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हैं आंसर राइटिंग, लेकिन फिर मैं 5 या 10 मिनट ही डिस्कस करूंगा और हमारे टॉपिक पर हम वापस आएंगे, अन्यथा समय हमें बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस प्रश्न से या इस कंसेप्ट से आपके दिमाग में बहुत सारी बातें स्पष्ट हुई होंगी और कम से कम आंसर राइटिंग के कुछ पहलुओं से आप परिचित हुए होंगे। आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है, समझ में आया आपको? क्लियर है? हाँ बिल्कुल। आज का स्मार्ट सिटी का आधार देखिए, ये आपके आइडियाज हैं, कितने अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं कि सर आज की स्मार्ट सिटी का आधार भी हमें प्रदान करता है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड, दिनेश ने बात को अच्छे से पकड़ा है कि कंक्लूजन में हमेशा इम्पैक्ट की बात कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उसे वर्तमान के साथ जोड़ सकें। अगर आप वर्तमान के साथ उसे जोड़ना सीख गए तो आपके आंसर में फ्रूटफुलनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। चलो तो लिखेंगे ऐसे रोज। तो ये आपके और हमारे बीच में एक और अग्रीमेंट है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग रेगुलर आंसर राइटिंग करोगे। ठीक है, करो यार, 3 महीने का इतिहास का कोर्स है। मैं चाहता हूं कि कम से कम 50 आंसर तो लिख लो आप इन 3 महीनों में, है ना। 50 आंसर लिख लिए तो आप मान के चलो बहुत आगे बढ़ जाओगे। और जब आप मुख्य परीक्षा में एक्चुअल आंसर लिखना शुरू करोगे तो वहां बहुत मदद मिलेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आप पहली बार उत्तर लिख रहे हो। ठीक है, तो रोज लिखना है आपको और आगे बढ़ते जाएंगे। एक कोशिश और करना, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम के लोग हैं, आप लोग एक अखबार आता है जनसत्ता,
जनसत्ता का एडिटोरियल जरूर पढ़िए, जनसत्ता का संपादकीय जरूर पढ़िए दोस्तों, उसका फायदा आपको अपनी भाषा में मिलेगा। और जब आप अखबार पढ़ोगे तो आप देखना वो कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ आप यह भी देखना कि शब्दों के साथ साथ वो जिस प्रकार से सेंटेंस को फॉर्म कर रहे हैं वो बड़ा अच्छा है। और जितने भी लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो दो बहुत अच्छे अखबार हैं, दो में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। पहला प्रेफर्ड है द हिंदू, और अगर द हिंदू नहीं पढ़ना चाहते तो इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। वहां से आपको लैंग्वेज और सेंटेंस फॉर्मेशन मिलेगा। जनसत्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं, अब ध्यान देंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे, और अब हमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्थव्यवस्था के बारे में। अर्थव्यवस्था के बारे में आप चाहें तो साथ में इसी तरह आप नोट्स भी बना सकते हैं। इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता। इकोनॉमी को हम तीन भागों में बांटेंगे दोस्तों। एक रहेगा कृषि, यह हमारा पहला भाग रहेगा। दूसरा भाग रहेगा पशुपालन, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, मैं इंग्लिश में बोलते जा रहा हूं, एनिमल हस्बेंड्री। और जो तीसरा हिस्सा रहेगा वो रहेगा व्यापार, अर्थात बिजनेस या ट्रेड कह सकते हैं, ट्रेड। तो हम तीन भागों में इसे बांटेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जो पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता है, यह कृषि यहां पर मुख्य व्यवसाय था। कृषि क्या था? मुख्य व्यवसाय था। जो एग्रीकल्चर है, इट वॉज द मेन ऑक्यूपेशन देयर। और हम सभी जानते हैं पुरानी जितनी भी सभ्यता है वहां पर सबसे पुराना आधार क्या रहा था? कृषि था। यहाँ के लोग सामान्यतः नदी के किनारे कृषि किया करते थे। जो रिवर बैंक है, तो रिवर बैंक के आसपास एग्रीकल्चर करते थे ये लोग। कहां पर एग्रीकल्चर करते थे? रिवर बैंक पर एग्रीकल्चर करते थे। और यहां पर जो कृषि है, ये पूरी कृषि जलवायु आधारित कृषि थी। जलवायु आधारित कृषि, इसी को आप नेचर बेस्ड एग्रीकल्चर भी कहते हैं। नेचर बेस्ड एग्रीकल्चर या क्लाइमेट बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब ये था कि यहां पर कोई सिंचाई के तंत्र नहीं थे। तो लोग क्या करते थे? नवंबर के माह में फसल की बुआई करते थे, ठीक है। और अप्रैल के महीने में फसल को काट लेते थे। तो जो कल्टीवेशन पीरियड था वो नवंबर से अप्रैल के बीच में होता था। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में आप जानते हैं कि नवंबर के पहले भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रभाव रहता है और इस पूरे क्षेत्र में बारिश होती है। और बारिश की वजह से जो नदी है, तो नदी में बाढ़ आएगी, तो बाढ़ आने की वजह से नदी के आसपास की जो जमीन है वहां तक पानी चला जाएगा। और नदी हर साल सिर्फ पानी नहीं लाती, नदी नई मिट्टी भी लाती है, जिसे हम न्यू अलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जब नदी के आजू बाजू में हर साल नई मिट्टी आएगी, वहां पानी की मात्रा प्रचुर रहेगी, तो अलग से आपको सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। बस वहीं पर आप बीज बो दीजिए और फिर अप्रैल में फसल को काट लीजिए। तो ये इसे हम कहते हैं प्राकृतिक कृषि या प्रकृति आधारित कृषि, नेचर बेस्ड एग्रीकल्चर यहां पर पाया गया है। एक और बात आप समझें कि यहां मुख्य फसल कौन सी थी? तो मुख्य फसल के तौर पर जौ अर्थात बार्ले, बाजरा अर्थात मेज, चावल और कपास। गेहूं भी है, गेहूं और मटर भी है, ठीक है। जौ, गेहूं, बाजरा, चावल, कपास, ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो यहाँ पर पाई गई हैं। अब अगला सवाल ये होता है कि सर तकनीक क्या थी कृषि करने की? तकनीक, टेक्नोलॉजी किस प्रकार की थी? तो तकनीक में ये कहा गया है कि शायद हल का प्रयोग किया जाता था,
जो लकड़ी का हल है इसका प्रयोग किया जाता था। सर कैसे? तो हमें बनावली बनावली में एक खिलौना मिला है, एक खिलौना मिला है, टेराकोटा का है ये। मतलब टेराकोटा का मतलब होता है लकड़ी को थोड़ा मिट्टी को एक प्रकार से बर्न सॉइल के जो हम खिलौने बनाते हैं जली हुई मिट्टी से, खिलौना मिला है बनावली से। तो उस खिलौने में हल है, एक हल है, एक लकड़ी का हल है। तो प्लाऊ का प्रयोग होता था, वुडन प्लाऊ। टेक्नोलॉजी में वुडन प्लाऊ का उपयोग हम करते थे, इसको इंग्लिश में वुडन प्लाऊ बोलते हैं। और इसके एविडेंस हमें बनावली से मिले हैं जहां पर हमें खिलौना मिला है। दूसरा ये है कि जो काली बंगन है, काली बंगन है, तो काली बंगन से दोस्तों हमें जुता हुआ एक खेत मिला है, प्लाउड फील्ड मिली है, प्लाउड फील्ड। और इसमें दो फसलों के प्रमाण हैं, इसमें डुअल क्रॉपिंग का एविडेंस है। तो डुअल क्रॉपिंग का मतलब दो फसलों के प्रमाण का मतलब दोस्तों यहाँ एक साथ दो बीज मिले हैं, एक साथ दो फसलों को बोया गया था। तो ये आज भी हम करते हैं। तो शायद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो कालीबंगन तरफ रह रहे थे, राजस्थान तरफ, वो इस बात से परिचित हो चुके थे कि हम एक साथ दो फसलों को भी बो सकते हैं, हम एक साथ दो अलग अलग फसलों की बुआई भी कर सकते हैं। अगली बात, उत्पादन कैसा था, प्रोडक्शन कैसा था? तो सर जो उत्पादन है वो अधिशेष उत्पादन था, वो सरप्लस प्रोडक्शन था। कैसा उत्पादन था? सरप्लस प्रोडक्शन था। सर कैसे हम आपकी बात मान लें कि प्रोडक्शन सरप्लस था? बिल्कुल, इसका भी प्रमाण है। प्रमाण क्या है दोस्तों? तो इसका प्रमाण है अन्नागार। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में आपको अन्नागार मिले हैं, पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको ग्रीनरी मिली है। इवन सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत है वो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ अन्नागार है। तो इसका भी प्रमाण हमें मिलता है कि ग्रीनरी चूंकि मिली हुई है, तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि सरप्लस प्रोडक्शन था, जो उत्पादन है वो अधिशेष उत्पादन था। सातवां, सर सिंचाई कैसे होती थी, इरिगेशन कैसे होता था? तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंचाई के पॉइंट, वहां जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं सातवां पॉइंट यहां लिख रहा हूं, सिंचाई अर्थात इरिगेशन। कि इरिगेशन कैसे हो रहा था सर, सिंचाई कैसे हो रही थी? तो सिंचाई में नहर के साक्ष्य हमें नहीं मिलते, कैनाल्स की इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती। नदी से नाला निकाला गया है, नाला, ड्रेनेज फ्रॉम रिवर आज भी होता है। जैसे मान लीजिए, उसको समझिए एक बार, ये एक नदी बह रही है, दिस इज अ रिवर। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक ऐसा मिट्टी खोद करके एक नाला बना दिया, तो अब नदी का पानी यहाँ भी आने लगा और हम इस पानी के द्वारा सिंचाई करेंगे। एक और चीज है कि इस समय कुएं का प्रयोग हो रहा था, इस समय वेल्स का प्रयोग भी हम कर रहे थे, ठीक है, कुएं का प्रयोग भी हम कर रहे थे। तो ये हमें एग्रीकल्चर के बारे में पता चलता है, ये हमें कृषि के बारे में पता चलता है। बताइए क्या मेरी बात यहाँ तक स्पष्ट है? और धौलावीरा में ना, धौलावीरा में तो हमें एक उसका प्रमाण भी मिला है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जो धौलावीरा है, धौलावीरा, तो धौलावीरा में हमें तालाब का प्रमाण भी मिला है। तालाब, जो धौलावीरा है वहां हमें एक पॉट का इंफॉर्मेशन भी मिला, एक पूरा जलाशय था, रिजर्वियर का इंफॉर्मेशन मिला है कि धौलावीरा में एक रिजर्वियर भी बनाया गया था। छोटे छोटे डैम्स बनाना भी सीख गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, छोटे छोटे बांध बनाना भी सीख गए थे। तो स्मॉल डैम्स भी आपको देखने मिलते हैं, छोटे बांध भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ये कृषि है। सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरह से कृषि की जाती थी, इस तरह से एग्रीकल्चर किया जाता था। बताइए क्या यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई है? नहीं, इतना विशेष अंतर नहीं पड़ता है।
या तो उस पर इतना फोकस मत कीजिए, ठीक है कृष्णा? बिल्कुल डिस्कस कर देंगे। ये देखो, यही होते हैं शॉर्ट नोट। अब आप लोग बार बार चर्चा कर रहे थे कि शॉर्ट नोट कैसे बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं। आपने एक टॉपिक लिखा एग्रीकल्चर, ये आपकी शॉर्ट नोट बन गई। दिस इज द वे, है ना? तो ये इस तरह से आप नोट्स बनाते हैं अपने लिए, अपनी पढ़ाई के लिए। इस तरह से बेसिक नोट्स बनाए जाते हैं। देखो, एक तो धौलावीरा में भी हमें डैम का साक्ष्य मिला है, मोहनजोदाड़ो में भी हमें डैम का साक्ष्य मिला है। चेक डैम्स, स्मॉल डैम्स बनाए जाते थे। नहीं, कैनाल्स नहीं है। कैनाल्स मतलब एक प्रॉपर नहर बनाना। तो नहर के प्रमाण हमें अफगानिस्तान में मिले, नहर के प्रमाण नहीं मिले हमें। डैम का प्रयोग कैसे करते होंगे वो लोग? पानी कलेक्ट कर लिया एक जगह पर, और फिर शायद उस पानी को ले जाते होंगे और उसके द्वारा कृषि करते होंगे, है ना, इस तरह से। नहीं, ऑब्जेक्टिव तो नहीं कराएंगे हम। ऑब्जेक्टिव आप खुद लगाएंगे, एमसीक्यू बुक ले लीजिए घटना चक्र की और एमसीक्यू लगाइए। देखो यार, आप ये चीज़ हो कि आप यहाँ सीखने के लिए आए हो। अगर मैं एमसीक्यू करवाऊंगा तो आप उतना नहीं सीखोगे, लेकिन अगर मैं आपको आंसर राइटिंग करवाऊंगा तो आप ज़्यादा सीखोगे। तो आप मुझे बताओ, मैं एमसीक्यू कराऊं कि आंसर राइटिंग? तो एमसीक्यू आप लोग खुद लगाएंगे, मैं आपको आंसर राइटिंग कराऊंगा। वो ज़्यादा सीखने वाली चीज़ है, ठीक? चलिए। हाँ कृष्णा, ये हम पढ़ाएंगे आपको जब ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे पूरे, फिर मैं आपको स्टोनेज पढ़ाऊंगा। ये भी मैंने बता दिया मोहन आपको। हाँ बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल। नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे। ओके, चलो भैया आगे बढ़े। अब ये तो हो गया सर पहली चीज। आपने इकोनॉमी में पहली चीज हमें समझा दी, कृषि, एग्रीकल्चर आपने समझा दिया। अब पशुपालन के बारे में कुछ बताइए, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में कुछ बताइए। चलिए अब हम पशुपालन के बारे में बात कर लेते हैं कि पशुपालन कैसे था, अर्थात एनिमल हस्बेंड्री किस तरह से थी। एनिमल हस्बेंड्री, देखो, तो पहली बात, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन करते थे। पशुपालन करते थे। उद्देश्य क्या था पशुपालन करने का? क्यों करते होंगे पशुपालन? इसका कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा। तो दो उद्देश्य थे दोस्तों। आप बता सकते हैं? कुछ गैस कीजिए, क्यों बनाते होंगे, क्यों कर रहे होंगे पशुपालन? क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो एक सबसे बड़ा कारण पशुपालन का जो था, वो था डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है, अर्थात दुग्ध उत्पाद। दुग्ध उत्पाद। और दूसरा बड़ा कारण क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा बड़ा कारण था ट्रांसपोर्टेशन, अर्थात यातायात। यातायात के साधन के लिए, क्योंकि उस समय बैलगाड़ी के प्रमाण हमें मिलते हैं कि बुलक कार्ट हुआ करता था। ऊंट से भी सवारी के प्रमाण मिलते हैं, खच्चर से भी सवारी के प्रमाण मिलते हैं। तो ये सारे प्रमाण हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो लोग पशुपालन क्यों कर रहे थे? तो इन कारणों से। कौन कौन से पशु थे सर? कौन कौन से मुख्य पशु थे? कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनिमल थे? गाय, काऊ, बैल, बुल, भैंस, बफेलो, कुत्ता, डॉग, ऊंट, कैमल, ठीक है। याद रखिएगा इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हाथी व गैंडे से परिचित थे। देवर they knew about elephant and rhinoceros. They had the information. अब उनका डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ है, उनका डोमेस्टिकेशन नहीं हुआ है, याद रखिएगा। बट दे न्यू अबाउट एलिफेंट एंड राइनोसोरस। उन्हें हाथी और गैंडे के बारे में पता था, लेकिन उन्हें पाला नहीं गया है। एक इंपॉर्टेंट बात, घोड़े, घोड़े से परिचित नहीं।
ठीक है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट हॉर्स। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ एक जगह है, तुर्कोटदा, जो गुजरात में आती है, जो गुजरात में आती है, वहां से आपको घोड़े का प्रमाण मिला है। बाकी कहीं भी आपको घोड़े का प्रमाण नहीं मिला। गुजरात में देखो दो अलग अलग जगह है, कंफ्यूज मत होना। सुत कांगडोर बलूचिस्तान में आता है, सुरकोटदा गुजरात में आता है। तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें घोड़े के प्रमाण नहीं मिले हैं। हमें गाय का प्रमाण मिला है, भैंस है, कुत्ता है, ऊंट है, हाथी है, गेंडा है, इन सब के एविडेंस हमें मिले हैं। बट वी डिड नॉट फाउंड the evidence of the horses, which means that Indus Valley people were not introduced to horse, or they did not use the horse. Only one place where the evidence of horse was found, that is Surkotada of Gujarat. हमें पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में इन सभी जीवों के प्रमाण मिले हैं, लेकिन घोड़े का प्रमाण हमें नहीं मिला। घोड़े का साक्ष्य सिर्फ हमें एक जगह मिला है, वो है गुजरात का सुरकोटदा। गुजरात का सुरकोटदा, बस वहीं पर हमें घोड़े का प्रमाण मिलता है और कहीं भी हमें घोड़े का प्रमाण नहीं मिलता। आर वी क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग? ये याद रखने वाली बात, ठीक है। तो यही आपके शॉर्ट नोट होते हैं, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, ठीक। सुअर से भी परिचित थे, उन्हें पिग की इंफॉर्मेशन भी दी, ठीक। अब तीसरा सवाल आता है कि सर आपने इकोनॉमी में, आपने अर्थव्यवस्था में कृषि के बारे में बता दिया, सर आपने पशुपालन के बारे में बता दिया, लेकिन थोड़ा व्यापार के बारे में भी बताइए, थोड़ी सी जानकारी हमें ट्रेड के बारे में भी दीजिए कि आखिर व्यापार कैसे हुआ करता था। ट्रेड, तो व्यापार में सबसे पहला सवाल कि व्यापार का माध्यम क्या था, ट्रेड का मीडियम क्या था। मीडियम, तो माध्यम दोस्तों हमने कल भी आपको बताया था कि निश्चित तौर पर हमें मुद्राएं मिली हैं, लेकिन जो व्यापार का प्रमुख माध्यम था वो थी वस्तु विनिमय प्रणाली। वो क्या थी? वो थी वस्तु विनिमय प्रणाली। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम। हो सकता है कुछ जगह पर शायद मुद्रा या सील का प्रयोग हम कर रहे हो, लेकिन जो बड़ी जानकारी इतिहासकारों को मिली है, तो इतिहासकारों का कहना यह है कि मुख्य रूप से जो वस्तु विनिमय है, जो बार्टर सिस्टम है, वही पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार का आधार था। वही पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड के रूट को एस्टैब्लिश करता था। तो बार्टर सिस्टम मुख्य आधार था। इसी के आधार पर लोग एक दूसरे से जो चीजें हैं वो आदान प्रदान किया करते थे। अब अगली बात ये आती है कि सर किस चीज का व्यापार हो रहा था। तो उसके लिए पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन कौन से ऑक्यूपेशन थे, कौन कौन से ऑक्यूपेशन अर्थात कौन कौन से व्यवसाय में लोग लगे हुए थे। तो यहां पर एक तो कृषक, किसान अर्थात फार्मर, फिर बुनकर मतलब वीवर। वीवर एक बहुत बड़ा ग्रुप है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊनी कपड़े भी पहन रहे हैं और बुने हुए कपड़े भी पहन रहे हैं। जो महिलाएं हैं वो एक स्कर्ट के प्रकार की ड्रेस पहनती थी, और जो पुरुष हैं वो सामान्यतः एक पूरा अपने पूरे शरीर पर एक कपड़ा सा लपेटा करते थे। ठीक है, तो किसान है बुनकर, बुनकर को वीवर कहा जाता है। तीसरा आपको लोहार, लोहे का काम नहीं करेगा लोहार, याद रखिए। तो लोहार मत लिखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कहोगे सर आप तो, पर लोहार मत लिखो, आप यहां लिख लो, ज्यादा बेहतर शब्द होगा मूर्तिकार लिख दो। एक तो मूर्तिकार लिख दो, और एक आप लिख लो, बेहतर शब्द ये होगा कुम्हार, कुम्हार और कांस्य शिल्पकार। कांस्य शिल्पकार इंग्लिश में से कहते हैं ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज आर्टमैन। ब्रॉन्ज आर्टमैन मतलब एक व्यक्ति जो कि कांसे से बहुत सारी चीजें बनाता था। शिल्पकार भी आप इसे कह सकते हैं। तो किसान था, बुनकर था, मूर्तिकार था, कुम्हार था,
अधिकांश थे ये सारे हैं। इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली कुछ छोटे व्यवसाय भी होंगे, जैसे शिक्षक भी होंगे ही होंगे, डॉक्टर भी होंगे, कुछ कुछ यहाँ पर जो है बार्बर्स भी होंगे, तो ये सब लोग भी यहाँ पर रहे होंगे। तो ये व्यवसाय है। तीसरी बात, किस प्रकार का व्यापार होता था, किस प्रकार का ट्रेड होता था। तो 3 व्यापार होते थे। एक अंतरा व्यापार होता था, इंट्रा ट्रेड। इंट्रा, इसका मतलब क्या है, जैसे 2 गांव के बीच में व्यापार, 2 शहरों के बीच में व्यापार, एक ही शहर के अंदर व्यापार, ये। दूसरा अंतर व्यापार होता था, अंतर शहर, इंटरसिटी, मतलब 2 शहर जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के बीच में। और तीसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी होता था, इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था। तो सर ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार किससे हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड किससे हो रहा है। तो एक होता था व्यापार मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, और इसका प्रमाण कहाँ मिला है, तो इसका प्रमाण हमें मिला है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आपको एक जगह मिलती है जहां पर इन्होंने क्या किया था, अपना एक रुकने की जगह बना रखी थी कि जैसे आप व्यापार करने जा रहे हो तो एक आप ये कह सकते हैं चुंगी मिलती है आपको अफगानिस्तान में, एक चुंगी मिलती है, एक टोल टाइप की जगह मिलती है, ठीक है। और दूसरा इनका व्यापार होता था, ये व्यापार हो रहा था मेसोपोटामिया से। तो इसका प्रमाण, तो यहां पर जो व्यापार है ये हो रहा था जहाजों के द्वारा। तो दिलमन नाम की एक जगह की जानकारी है, और दिलमन बेसिकली बहरीन को कहते हैं, और यह एक शिपिंग स्टॉपेज था, यहां पर जहाज रुका करते थे, है ना। तो यहां पर हमें दिलमुन नाम की एक जगह मिली है, दिलमुन, जो कि बहरीन के रूप में सामने आया है। तो सेंट्रल एशिया से भी हम व्यापार कर रहे थे, मध्य एशिया से भी हम व्यापार कर रहे थे, जिसके प्रमाण अफगानिस्तान में हमें मिलते हैं। वहां पर इन्होंने एक रिसोर्ट या कुछ भी कह सकते हैं जहाँ रुक जाते थे ये लोग। और मेसोपोटामिया, तो यहाँ जहाज के द्वारा व्यापार होता था, ठीक है, जहाज के द्वारा व्यापार होता था। तो वही लिख लेते हैं अगला पॉइंट कि सर ये जो व्यापार है, परिवहन के माध्यम क्या थे, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। तो एक तो स्थल, लैंड रूट, एक लैंड रूट था, और दूसरा जल। अब जल मार्ग, तो लोथल में एक बंदरगाह था, लोथल में एक पोर्ट माया गया है, पोर्ट है जहां से शायद व्यापार होता था, जहां से लोग जाया करते थे। तो लोथल में हमें एक पोर्ट मिलता है, लोथल में हमें एक बंदरगाह मिलता है। तो हमें परिवहन के साक्ष्य मिले हैं कि हाँ इस तरह से शायद व्यापार हो रहा था। अब और कौन सी चीजें हैं जो बड़ी दिखाती हैं कि हाँ सर व्यापार बड़े पैमाने पर था। तो एक चीज है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि हमें माप तौल, मेजरमेंट देखने के लिए मिलती है। और ये बड़ी बात है दोस्तों कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में आपको माप तौल की एक जैसी इकाइयां देखने के लिए मिलती है, एक जैसे इक्विपमेंट देखने के लिए मिलते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ पर होता है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, ऐसे ही आपको इक्विपमेंट देखने मिलते हैं। चौथा, जो व्यापारी हैं, जो बड़ा लंबा लंबा व्यापार करते थे, जो ट्रेडर्स हैं, जो कि इंटर स्टेट या फिर इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे थे, वो मुद्राओं का प्रयोग करते थे, वो सील्स का प्रयोग करते थे। किस लिए करते थे, पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए वो सील का प्रयोग करते थे। इसीलिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग प्रकार की सील मिलती है, अलग अलग प्रकार की मुद्राएं। तो जैसे आज हम करते हैं ना, स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल करते हैं, टुडे वी यूज स्टैम्प पेपर, तो उस समय भी स्टैम्प पेपर का यूज किया जाता था एज अ सील के फॉर्म में। तो जो अलग अलग सीलें मिली हैं, जिसपे किसी पे हाथी का चिन्ह है,
किसी पे घोड़ा किसी पे अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं, तो वो बेसिकली सील थी। हर एक व्यापारी का अपना एक ट्रेडमार्क होता था जो वो उस पर लगा देता था। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जो मनके हैं, मनके ऑर्नामेंट्स कह सकते हैं आप इसे, मनकों का व्यापार बड़ा फेमस था। बीड्स कहा जाता है मनकों को, क्या कहा जाता है, बीड कहा जाता है, बीड। तो मनकों का व्यापार बड़ा फेमस था। अब मनके क्या होते हैं, तो मैं अभी आपको इमेज दिखा देता हूँ। ऑर्नामेंट्स होते हैं, अलग अलग पत्थर, मोती, लकड़ी, इन सब से हार वगैरह बनाए जाते हैं। तो उस समय लोग सोने के ऑर्नामेंट्स भी पहन रहे थे, चांदी के ऑर्नामेंट्स भी पहन रहे थे, और मनके तो चल ही रहे थे। तो मनके की हमें फैक्ट्री मिली है, और मनके की फैक्ट्री हमें दो जगह मिली है। एक तो लोथल में फैक्ट्री मिली है जहां बीड बनाए जाते थे, और दूसरी फैक्ट्री हमें चन्हूदड़ों में मिली है। तो लोथल और चन्हूदड़ों में हमें मनके बनाने वाली फैक्ट्री मिली है। मैं दिखाता हूं आपको कि मनके कैसे होते थे। मनके कुछ इस तरह दिखे थे, इस तरह। ये देखो, ये है मनके, ये इस तरह से कुम्हार, ये सील हैं, अलग अलग सील्स आपको दिखेंगे, ये इस तरह आपको देखने मिलेंगे मनके। ठीक है, तो मनके के प्रमाण भी देखने के लिए मिलते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, तो अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है तो बट नेचुरल सी बात है कि विदेशों से कुछ चीज़ें आप बुला रहे होंगे, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होता था। जैसे अफगानिस्तान और कर्नाटक से सोना मंगाया जाता था, अफगानिस्तान से चांदी मंगाई जाती थी, राजस्थान का जो खेतड़ी वाली जगह है वहाँ से कॉपर मंगाया जाता था, सौराष्ट्र से कार्निलिन बनाया जाता था, सेंट्रल एशिया से जेड हम मंगाते थे, महाराष्ट्र से हम एमिथ्स मंगा रहे थे, और ये सारी चीज़ें। तो सोना हम मुख्य रूप से सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान से आ रहा था, चांदी अफगानिस्तान से आ रही थी, और साथ ही साथ में जो तांबा है वो राजस्थान में खेतड़ी से आ रहा था। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साइन बताता है। तो इस तरह दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार की स्थिति थी। इट वॉज द सिचुएशन ऑफ ट्रेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस तरह की अर्थव्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी। तो अब आपको सब इंफॉर्मेशन है, आपको कृषि के बारे में भी पता चल गया, नगर नियोजन के बारे में पता चल गया, पशुपालन के बारे में पता चल गया, और साथ ही साथ आपको व्यापार के बारे में भी पता चल गया। मुझे बताओ, क्या यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई? क्या यहाँ तक हमारी बात क्लियर है? बताइए एक बार। ठीक है, चलो ये बहुत अच्छी बात है। कृषि, एग्रीकल्चर, जो नगदी फसलों का उत्पादन आप करते हैं तो वो प्रकार से एक कृषि का व्यापार ही होता है। ऑर्नामेंट्स के बारे में हम और पढ़ेंगे मोहन। अभी हम एक टॉपिक पढ़ना है इंडस वैली में, आर्ट एंड कल्चर, तो वहाँ हम ऑर्नामेंट्स के बारे में और जानेंगे। अभी बस हम क्या शुरू कर रहे हैं कि हमें एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि इकोनॉमी आखिरकार कैसे काम करती थी। हाँ बिल्कुल, इस्तेमाल होता था एनिमल्स का। ओके गुड्डू कुमार, तो कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया तो मत आने दो, इसको दोबारा से समझ लेना एक बार। कैसी बात कर रहे हो यार, कुछ समझ में नहीं आया? क्यों समझ में नहीं आया? एक बेसिक सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, लिख लिख के समझा रहा हूँ, कैसी बात करते हो कि समझ में नहीं आया? ऐसी बातें मतलब करते हो ना तो दिमाग खराब ज़्यादा होता है। और एक बात तो मैंने आपको बताई, क्या चीज़ है, बेसिक कंसेप्ट चल रहा है। अब इतना भी समझ में नहीं आएगा तो क्या समझ में आएगा आपको? और ऐसे समझ में नहीं आएगा तो कैसे समझ में आएगा भाई? ठीक है, नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं आज तो आपके।
हाँ, एक सवाल आया कि सर मन के किस धातु से बनाए जाते थे। देखो, मैक्सिमम इसमें ना सॉफ्ट स्टोन का प्रयोग होता था, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पत्थर होता है उसका प्रयोग करते थे। और उसके अलावा फिर जो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए कांसे का प्रयोग किया गया है, ब्रॉन्ज का प्रयोग किया गया है, सिल्वर का प्रयोग किया गया है, गोल्ड का प्रयोग किया गया है। ठीक है। मनके की फैक्ट्री दो जगह मिली है केजीएस यूजर। एक हमें मिला है लोथल में, जो कि गुजरात में है, और एक चन्हूदड़ो में मिला है। और गुजरात के पास पोर्ट भी था, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद ये होता होगा कि लोथल में ही मनके बनते होंगे, बीड्स बनते होंगे, और वहां से उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया जाता होगा, उनका निर्यात कर दिया जाता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एक टॉपिक छोटा सा, अच्छा एक काम करते हैं कि थोड़े सा एक टॉपिक के बारे में और पढ़ लेते हैं, धर्म के बारे में जरा पढ़ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म किस प्रकार का था, रिलीजन किस प्रकार का था, और फिर हम ये टॉपिक आज का खत्म करेंगे। और आज प्रश्न नहीं बन पाएगा क्योंकि आज ऐसा टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आज अगर एक एक्स्ट्रा क्लास मैंने ली, क्योंकि मुझे आपकी क्लास लेना है, मैं मंगलवार को नहीं ले पाया था, तबीयत खराब थी, तो लूंगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा उसमें। ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म की स्थिति किस प्रकार की है, रिलीजन की स्थिति किस प्रकार की है। देखो दोस्तों, हमें सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म की जानकारी नहीं है, हम नहीं जानते कि लोग वहां पर किस रिलीजन को मानते थे। कारण क्या है, हमें धर्म की जानकारी इसलिए नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में, क्योंकि जो लोग हैं, जो वहां पर जितने भी लोग हैं, उनके हमें रिटन एविडेंस नहीं मिले हैं। और अगर हमें रिटन एविडेंस नहीं मिलेंगे, अगर हमें रिटन एविडेंस नहीं मिलेंगे, तो अल्टीमेट सी बात है, हम नहीं बता सकते कि वहाँ के लोग किस प्रकार के धर्म का पालन कर रहे थे, किस प्रकार के रिलीजन को फॉलो कर रहे थे। लेकिन कुछ बातें हमें मिलती हैं, जैसे एक हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, वो प्रकृति की पूजा करते थे, वो नेचर को वर्शिप करते थे। प्रकृति पूजा, नेचर वर्शिप, वो नेचर वर्शिप करते थे, प्रकृति पूजा। तो इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण है हमें उनकी मोहरों पर जानवरों के चिन्ह मिले हैं, एनिमल्स मिले हैं, कुछ पेड़ मिले हैं, ट्रीज मिले हैं, और हमें मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। अर्थात हमें गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी की अलग अलग मूर्तियां मिली हैं। तीसरी बात, ये कहा गया है कि यहाँ मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते, तो किसी भी प्रकार के मंदिर के प्रमाण, टेम्पल के प्रमाण हमें यहाँ पर नहीं मिले हैं। ठीक है, एक चीज और है, कहा जाता है कि शायद ये आद्य शिव की पूजा कर रहे थे। ये कहा जाता है कि शायद ये प्रोटो शिवा को फॉलो कर रहे थे। कैसे पता पड़ा, तो सर एक तो हमें यहाँ से एक कुबड़ वाला सांड मिलता है, जिसको कहा जाता है कि शायद बहुत पूजा की जाती थी, और एक पशुपति नाथ की मोहर मिली है। पशुपति नाथ की मोहर, जिसमें एक व्यक्ति है, मैं आपको इमेज दिखाता हूं अभी। पशुपति नाथ की हमें मोहर मिली है, एक हमें सील मिली है पशुपति नाथ की। ठीक है, पशुपति नाथ की हमें सील मिली है। तो सर ये क्यों कहा जा रहा है, ये जो आप बता रहे हैं, ये ऐसा हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है पशुपति नाथ, तो ये मोहनजोदड़ो में मिली है, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में। तो इस आधार पर कि एक व्यक्ति है जो योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं, उनके चारों तरफ जानवर देखने के लिए मिलते हैं, और एक कुबड़ वाला सांड भी है। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि शायद लोग आद्य शिव की पूजा कर रहे थे, प्रोटो शिव को फॉलो कर रहे थे। यह भी माना जाता है क्योंकि हमें यहाँ से ताबीज मिली है, ताबीज। ओके, तो ताबीज के आधार पर कहा जाता है कि शायद लोग भूत प्रेत में मानते थे, या हम कह सकते हैं कि लोग सुपरस्टिशियस थे, लोग अंधविश्वासी या सुपरस्टिशियस थे। वो सुपरस्टिशन में, सुपर नेचुरल चीजों में विश्वास करते थे, वो परालौकिक चीजों में विश्वास करते थे। ठीक है, तो ये भी हमें देखने मिलता है ताबीज के प्रमाण से, ये लोग भूत प्रेत को भी मान रहे थे। हर जगह ताबीज मिली है, मोहनजोदड़ो में भी ताबीज मिली है, हमें यही ताबीज देखने के लिए मिलती है। जब हम हड़प्पा जाते हैं तो वहां पर भी हमें ताबीज देखने के लिए मिली है। तो प्रकृति पूजा के प्रमाण है,
मंदिर के प्रमाण नहीं है, शायद आद्य शिव के उपासक थे, धर्म की स्पष्ट जानकारी नहीं है और ताबीज के प्रमाण मिले हुए। तो ये धर्म की जानकारी है। दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट रिलीजन। अब क्या क्या रह गया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसी तरह आप नोट्स भी साथ में बनाते जाइए, हमें समाज के बारे में पढ़ना है, सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, कला और संस्कृति के बारे में पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है, फिर हमें इसके पतन का अध्ययन करना है और पतन के बाद हमें चर्चा करनी है कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का योगदान क्या है। तो एक क्लास में हम ये चीज़ें पढ़ लेंगे, ये बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, तो एक क्लास हम इसकी ले लेंगे और एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हमें 3 क्लास मिली हुई हैं और 3 कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा करना होगा काम, तो हम कर लेंगे कि एक्स्ट्रा क्लास लेकर के उसमें ये कवर हो जाएगा। तो ये 4 टॉपिक बचता है, सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, पतन और योगदान। ठीक, तो आपसे मिलेंगे कल, आपसे मुलाकात होगी, और अगर एक्स्ट्रा क्लास होगी आज तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास है, तो आप आ जाइएगा। अदरवाइज कल तो हम सुबह 10 बजे मिलेंगे ही मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। आज प्रश्न नहीं है, लेकिन कल की क्लास में मैं आपको 2 प्रश्न दूंगा, याद रखिएगा। ठीक है, 2 प्रश्न हम आपको देंगे, तो आपको वो लिख करके लाना है। थैंक यू।